ये कहने के बाद पल्लव लाइफ एंड डेथ एरिना में अनिमा के पास चला गया, जो कि पहले ही लाइफ एंड डेथ एरिना के बीच पहुंच चुकी थी। पल्लव 2 महीने पहले ही शुद्ध ऊर्जा के पहले स्तर पर पहुंचा था। उस समय उसने एक मुख्य शिष्य को एक ही झटके में हरा दिया था। एल्डर शावंत ये अच्छे से जानते थे कि यदि पल्लव अनिमा को नहीं हरा पाया तो 4 पर्वतीय संप्रदाय में कोई भी उसी दायरे में अनिमा को हरा पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। चैप्टर 43 वो हार गया। पिछले अध्याय में जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े शिष्यों ने पत्थर के उस पक्षी को देखा तो उन सभी को दबाव का एहसास होने लगा। इसके बाद एक शिष्य ने कहा कि कोई आ रहा है, जिस पर एक और शिष्य ने कहा कि उस पत्थर के पक्षी की पीठ पर 2 लोग सवारी कर रहे हैं। इसके बाद उस पत्थर के पक्षी की पीठ से एक युवक उतरा, जिसके बाद एल्डर शावंत ने कहा कि यह स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का संजीव है। इसके बाद संजीव ने कहा कि वह यहां अपनी साथी शिष्या के आत्मज्ञान में मदद करने के लिए यहां आया है। जिस पर एल्डर शावंत ने पल्लव को अनिमा से लड़ने के लिए कहा। अगर पल्लव अनिमा से नहीं जीत पाता तो 4 पर्वतीय संप्रदाय में कोई भी उसी दायरे में अनिमा को नहीं हरा पाता। इसके बाद अनिमा के सामने पहुंचकर पल्लव ने कहा, साथी अभ्यासी अनिमा, आइए शुरू करते हैं। पल्लव की ये बात सुनकर अनिमा ने बिना भाव के उदासीनता से कहा, हाँ। इसके बाद अगले ही पल पल्लव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया, जिसके बाद पल्लव के शरीर के चारों ओर पत्थर की एक परत फैल गई। जिसके बाद पल्लव एक विशाल पत्थर के गोलेम राक्षस की तरह दिखने लगा। पल्लव को ऐसे देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में एक शिष्य ने कहा, यह पल्लव की राक मार्शल स्पिरिट है। इसकी न केवल रक्षात्मक शक्ति बेहद मजबूत है, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत मजबूत है। इस मार्शल स्पिरिट के साथ पल्लव उस अनिमा से बिना किसी अतिरिक्त कौशल का उपयोग किए बिना ही जीत सकता है। इस समय विशाल पत्थर की परत से ढके होने के बाद भी इससे पल्लव की गति में कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी गति पहले की ही तरह तेज रही। वह तेज गति से जल्द ही अनिमा के पास पहुंच गया। अनिमा के करीब पहुंचते ही पल्लव ने अनिमा के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे ये दृश्य देख रहे सभी शिष्यों को अनिमा की चिंता होने लगी। इधर पल्लव के मुक्के को अपनी ओर आते हुए देखकर अनिमा ने उदासीनता से कहा, बर्फ। उसके ऐसा कहते ही अनिमा के शरीर से ठंडी ऊर्जा निकलने लगी और इसने उसके चारों ओर की हवा को भी जमाना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए परिवर्तन ने पल्लव के हाथ के हमले को स्थिर कर दिया और अवरुद्ध कर दिया। इस समय पल्लव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका मुक्का किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो और इससे उसके लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया। इसके तुरंत बाद अचानक अनिमा ने अपने एक हथेली से पल्लव का मुक्का पकड़ लिया, जिससे बर्फ की एक परत पल्लव की भुजा में फैल गई और फिर देखते ही देखते बर्फ ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। इधर ये दृश्य देखकर एल्डर शावंत ने कहा, उसकी बर्फ की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसके पास वास्तव में एक मजबूत प्राकृतिक मार्शल स्पिरिट है। इस दुनिया में हर कोई एक मार्शल स्पिरिट के साथ पैदा हुआ था, लेकिन अलग अलग व्यक्ति में समान मार्शल स्पिरिट वाले लोगों की ताकत अलग अलग होती थी। मार्शल स्पिरिट की ताकत योद्धाओं की साधना के स्तर, प्राकृतिक क्षमता, उन्नत कौशल और कई अन्य चरों पर निर्भर करती थी, जिससे साधना के लिए सही नींद के बिना योद्धा का मजबूत बनना असंभव होता था। इस समय एल्डर शावंत को पल्लव की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी राक मार्शल स्पिरिट की रक्षात्मक क्षमता बहुत मजबूत थी। लेकिन इस समय पर अचानक अनिमा ने अपने ठंडे स्वर में कहा, आग। उसके ऐसा कहते ही अनिमा ने अपने दूसरे हाथ से भी पल्लव के मुक्के को पकड़ लिया और फिर अगले ही पल अनिमा के शरीर से आग की लपटें निकली, जिसने तुरंत पल्लव के शरीर को घेर लिया, जिससे पल्लव का जमा हुआ शरीर कांपने लगा। अगले ही पल सभी की आश्चर्यचकित नजरों के नीचे पल्लव का पथरीला शरीर टूटने लगा और फिर उसके मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। इसके बाद अगले ही पल पल्लव का चट्टानी शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे ये दृश्य देख रहे सभी शिष्यों की आंखें हैरानी से भर गई। इधर ये देखकर एल्डर शावंत का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, आग और बर्फ की मार्शल स्पिरिट, यह एक मजबूत सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट है। इस समय पल्लव का चट्टानी शरीर चकनाचूर हो चुका था और उसके वास्तविक भौतिक शरीर में भी काफी चोटें आई थी। वह इस समय जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया था। इसके बाद उसने उदास स्वर में कहा, अनिमा बहुत मजबूत है, मैं अपनी हार मानता हूं। इसके बाद पल्लव उठा और वहां से घूमकर एल्डर शावंत के पास वापस चला गया। ये दृश्य देखकर भीड़ में दोबारा हंगामा मच गया। भीड़ में लोगों में से एक ने हैरानी भरे स्वर में कहा, वो हार गया। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय ने अपने एक मजबूत मुख्य शिष्य को लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वह हार गया। इससे 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उनका चेहरा भी उतर गया। इस समय ये दृश्य देखकर संजीव के चेहरे पर अभी भी वह रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी। उसने सभी की ओर देखते हुए कहा, हे जैसा कि मैंने उम्मीद की थी,
चार पर्वतीय संप्रदाय के द्वारा चुना गया मुख्य शिष्य बहुत मजबूत था, लेकिन स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय से मेरी कनिष्ठ साथी शिष्या भी बहुत मजबूत है। इस कुनलुन देश में उसी दायरे में उसे हराने में सक्षम होने वाले बहुत ही कम लोग हैं। ये कहने के बाद संजीव ने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई और फिर उसने तेज आवाज में कहा, मैं संजीव चार पर्वतीय संप्रदाय में अपनी कनिष्ठ साथी शिष्या के लिए एक मजबूत और योग्य प्रतिद्वंदी ढूंढने आया था। लेकिन मेरे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मैं कुछ पूछना चाहता था। जब एल्डर शावंत ने ये सुना तब उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और उन्होंने कहा, आपका क्या पूछना चाहते हैं? इस पर संजीव ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मेरी जूनियर साथी शिष्या के एक चाचा हैं और उनका एक बेटा है जिसका नाम दक्ष है और वह इस चार पर्वतीय संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहा है। वह एक पागल युवक है। उसने अपने परिवार के एल्डर्स को अपमानित किया और अपने कबीले के कई शिष्यों को घायल भी कर दिया है। वह इस चार पर्वतीय संप्रदाय का एक अहंकारी साधारण शिष्य है। मुझे उम्मीद है कि चार पर्वतीय संप्रदाय उसे मुझे सौंप देगा। मैं नहीं चाहता कि चार पर्वतीय संप्रदाय ऐसे किसी शिष्य के लिए अपनी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचाए। जैसे ही एल्डर शावंत ने संजीव की ये बात सुनी तब वह सब कुछ समझ गया। इन सभी घटनाओं के पीछे संजीव का उद्देश्य दक्ष था। संजीव को पता था कि यदि उसने चार पर्वतीय संप्रदाय को लिखे उस पत्र में सीधे संप्रदाय से उसके किसी सदस्य को सौंपने के लिए कहा होता, तब इस स्थिति में उस पत्र को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाता, क्योंकि इससे चार पर्वतीय संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान होता। लेकिन संजीव बहुत चालाक था। उसने पहले अनिमा का उपयोग चार पर्वतीय संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य को हराने के लिए किया और फिर उसने सावधानी से शब्दों का चयन करते हुए बात को दक्ष की ओर घुमा दिया ताकि दक्ष को उसे सौंपकर चार पर्वतीय संप्रदाय को हार न झेलनी पड़े। चैप्टर 44 यहाँ स्थिति इतनी खतरनाक कैसे हो गई? पिछले अध्याय में अनिमा के पास पहुंचकर पल्लव ने लड़ाई शुरू करने के लिए कहा, जिसके बाद पल्लव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया और अगले ही पल वह एक पत्थर के राक्षस में बदल गया। इसके बाद अनिमा ने अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया और पल्लव के शरीर को जमा दिया। इसके बाद उसने अपनी आग मार्शल स्पिरिट का उपयोग करके पल्लव के पथरीले शरीर को नष्ट कर दिया। ये देखकर एल्डर शावंत भी हैरान रह गए। इसके बाद संजीव ने ऊंची आवाज में कहा कि उसके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य अनिमा को दक्ष से बदला लेने में मदद करना है। इसके बाद संजीव ने एल्डर शावंत से दक्ष को सौंपने के लिए कहा। इस समय एल्डर शावंत का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया था। एल्डर शावंत ये अच्छे से जानते थे कि यदि उसने इस समय संजीव के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो यह बात उसे क्रोधित कर सकती है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला था। इसके बाद एल्डर शावंत ने अपने मन में सोचा, लगता है कि ये लड़की अनिमा संजीव के लिए बहुत मायने रखती है, अन्यथा वह इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे चार पर्वतीय संप्रदाय में व्यक्तिगत रूप से नहीं आता। इस लड़की की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट भी बहुत मजबूत है। शायद इसीलिए संजीव उसे महत्व देता है और वह उसके बदले के लिए स्वयं उसे लेकर यहाँ आया है। यह कहते हुए एल्डर शावंत ने अपना सिर हिलाया। इस समय तक एल्डर शावंत ने पहले ही निर्णय ले लिया था। एल्डर शावंत ने कहा, जाओ और दक्ष को यहाँ लाइफ एंड डेथ एरिना में लेकर आओ, चाहे वह जहां भी हो। ये सुनकर एक शिष्य ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी एल्डर। इधर एल्डर शावंत की बात सुनकर संजीव के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई और अनिमा की आंखें भी हत्या के इरादे से भर गई। अकेना पर्वत शिखर। इस समय शौर्य को इस विषय में किसी भी चीज की भनक तक नहीं थी कि अभी स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में क्या हो रहा था, क्योंकि वह इस समय अकेना पर्वत शिखर पर अपने प्रशिक्षण में लगा हुआ था। दक्ष अपनी तलवार ऊर्जा में डूबा हुआ था। उसका प्रत्येक हमला इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसके केवल एक हमले से किसी भी साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर के योद्धा को भी मारा जा सकता था। और जब दक्ष उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करता था तब उसकी इतनी मजबूत ताकत कई गुना होकर उसके पास वापस आ रही थी। इस समय दक्ष ने अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था और वह इस समय पूरी तरह से खुलकर अपने रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग कर रहा था। इस समय उसके शरीर के चारों ओर श्वेत प्रकाश चमक रहा था और वातावरण में तलवार ऊर्जा की गर्जना हो रही थी। यह एक भयानक दृश्य था जिसे कोई भी देखता तो वह डरे बिना नहीं रह सकता था। दक्ष इस समय पूरी तरह से जोश में था और अपनी पूरी ताकत के साथ वह लगातार उन 7 पत्थर के स्तंभों पर हमला करता जा रहा था। वह इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि चार पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य उसे संजीव को सौंपने के लिए उसकी तलाश कर रहे थे। इस समय दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट पूरी तरह से सक्रिय होकर दक्ष के पीछे हवा में तैर रही थी। दक्ष के पूरे शरीर से इस समय पसीना टपक रहा था। वह अपनी हर सांस के साथ संघर्ष कर रहा था और कठिन प्रशिक्षण ले रहा था। इस समय हमले बहुत शक्तिशाली हो गए थे। दक्ष वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवा योद्धा था।
जिसे लाखों सालों में केवल एक बार ही देखा जा सकता था। इस समय दक्ष की तलवारबाजी ऐसी थी मानो वल एक साथ हजारों तलवारें चला रहा हो। उसकी तलवारें हर दिशा में चल रही थी और भयंकर गर्जना ने पूरे कक्ष को नष्ट कर दिया था। इस समय दक्ष स्वयं अपनी ऐसी प्रगति से दंग रह गया था। इस समय पता नहीं कैसे पर दक्ष ये सटीक अनुमान लगा सकता था कि उस पर होने वाला जवाबी हमला कब और कैसे होगा। उसने एक पल के लिए भी उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना बंद नहीं, क्योंकि अगर दक्ष एक पल के लिए अपनी तलवार चलाना बंद कर देता तब उसके ऊपर होने वाला जवाबी हमला उसे तुरंत कुचलकर नष्ट कर देता और संभवतः इससे दक्ष की मृत्यु हो जाती। दक्ष ने इस स्थिति की कभी उम्मीद नहीं की थी। दक्ष ने कहा, यहाँ स्थिति इतनी खतरनाक कैसे हो गई? मुझ पर होने वाले जवाबी हमले इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हैं? इस समय दक्ष के दिमाग में इस विषय पर अनेक सिद्धांत थे, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। दक्ष ने कहा, मैं अपनी तलवार ऊर्जा से कभी भी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता, तो फिर मेरे ऊपर होने वाले जवाबी हमले इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हैं? यहां तक कि जो योद्धा शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुका है वह भी इतना शक्तिशाली हमला करने में असमर्थ है। इसके बाद दक्ष ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद मेरे प्रत्येक रोअरिंग थंडर कौशल के उपयोग से उन पत्थर के स्तंभों में लगातार ऊर्जा जमा हो रही थी और इससे तलवार ऊर्जा मजबूत और अधिक मजबूत होती गई। शायद इसी तरह से यह इतने जबरदस्त शक्ति के स्तर तक पहुंचकर मुझ पर जवाबी हमला कर है। इस समय उन पत्थर के स्तंभों से निकलने वाली तलवार ऊर्जा एक अज्ञात शक्ति में बदल गई थी, एक ऐसी अज्ञात शक्ति जो अजय प्रतीत हो रही थी। इस समय अचानक दक्ष को लाइफ एंड डेथ एरिना में गौरव और उस शिष्य के बीच हुई लड़ाई की याद आई और फिर दक्ष ने कहा, हालांकि गौरव अभी साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर पहुंचा है, लेकिन लाइफ एंड डेथ एरिना में उस शिष्य के साथ लड़ाई में उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने पैरों के नीचे की जमीन के साथ पूर्ण रूप से संलयन करने में सक्षम था। नीचे की धरती उस समय उसे अपनी शक्ति दे रही थी। उस समय मैंने सोचा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं के साथ धरती की शक्ति का उपयोग किया था, और शायद यही कारण था कि उसने उस 3 पंच मैच में उस शिष्य को हरा दिया।